अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फोन उठाते ही बलवीर सर ने एक लंबी सी किस देते हुए रिया से कहा, ओए रिया पुत्र, मेरे जिगर का टुकड़ा, कहाँ हो तुम? मुझे तो लगा तुम अपने इस दादू को भूल ही गई और न जाने क्यों कितने दिनों से वह उल्लू का पट्टा आर्यन भी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने नहीं आ रहा अखाड़े पर। कुछ देर सोचने के बाद रिया ने जवाब देते हुए कहा, दादू बात ये है ना कि आर्यन आजकल बहुत बिजी है। रिया अच्छी तरह जानती थी कि पहले कई दिनों से आर्यन रिया बनकर स्कूल अटेंड करने में बिजी था। बलवीर सर ने कहा, ठीक है, आजकल के बच्चे बड़ों से ज्यादा बिजी रहने लगे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम अपने बलवीर दादू को मिलने क्यों नहीं आई? रिया ने यश और पिंकी की ओर देखकर फोन पे कहा, दादू मैं इस वीकेंड को आपको मिलने आ रही हूँ, क्या मैं अपने कुछ दोस्त अपने साथ ला सकती हूँ? रिया की इस बात पर बलवीर सर ने जोर से फोन पर कहा, ओए पुत्र, यह भी कोई पूछने की बात है? यह दादू तुम्हारा है, दादू की एकेडमी तुम्हारे है, तुम जो चाहो कर सकते हो। यहाँ पर दोस्त बुलाओ, उनके साथ मस्ती करो। मुझे पता है तुम्हारी माँ तो सारा दिन घर पर सोती होगी और तुम्हें घर पर दोस्त बुलाने से मना करती होगी ताकि उसकी नींद खराब ना हो जाए। इतनी आलसी लड़की मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। बलवीर सर की बात सुनते ही रिया ने कहा, नहीं दादू, ऐसी बात नहीं है, मम्मा ऐसी बिल्कुल नहीं है। रिया की इस बात पर बलवीर सर ने कहा, जानता हूँ, तू अपनी मम्मी की बहुत बड़ी चमची है, उसके बारे में जरा सी भी बात नहीं सुन सकती। मगर आज तुम्हारा यह दादू बहुत खुश है, तुम बहुत जल्द मुझसे मिलने जो आने वाले हो। एक काम करना, अपने सारे ही दोस्तों को इकट्ठा लेकर आना। मैं सबके लिए मिठाइयाँ बनाऊंगा और मीठी लस्सी भी बनाऊंगा। छत पर जाकर सारे दोस्त इकट्ठे मिलकर लस्सी पीना और पहलवानों की कुश्ती का मजा उठाना। तुम्हारे सारे दोस्त भी क्या याद रखेंगे कि रिया के दादू ने क्या खातिरदारी की थी। मुस्कुराती हुई रिया ने बलवीर दादू को थैंक यू कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जब रिया ने अपनी नजरें उठाकर अपने आसपास देखा तो क्लास के सारे बच्चे हैरानी से रिया को देखने लगे थे, मगर सबसे ज्यादा शौक जिसे लगा था वो रिया के ठीक सामने खड़ा यश था। यश ने कुछ देर रिया को बिना पलके झपकाए देखने के बाद कहा, रिया तुम्हारे कनेक्शन तो बहुत दूर दूर तक है, तुम द फेमस मार्शल आर्ट गुरु बलवीर सर को भी जानती हो? रिया ने बिना कोई रिएक्शन दिए नॉर्मली अपने कंधे को हवा में उछालते हुए कहा, बलवीर दादू तो हमेशा से चाहते थे कि मैं भी मार्शल आर्ट सीखूं, मगर उनकी प्रैक्टिस करना बहुत डिफिकल्ट है, मैं बहुत थक जाती हूँ। तुम मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो तो मैं ले चलूंगी। यह बात सुनते ही यश ने अपने दोनों हाथ हवा में उछाल दिए और कहा, बलवीर सर द फेमस मार्शल आर्ट गुरु ने मुझे मार्शल आर्ट सिखा दिया तो मैं स्कूल का सबसे अच्छा लड़का बन जाऊंगा। तुम भी मेरे साथ चलना सीखने पिंकी? पिंकी काफी देर से ही ध्यान से रिया को देख रही थी। कहीं ना कहीं पिंकी को पहले वाली रिया को बहुत मिस करने लगी थी। पिंकी इस बात से बिल्कुल अनजान थी, इतने दिनों से जो रिया बनकर स्कूल आ रहा था वह आर्यन था। ऐसा नहीं था कि पिंकी इस रिया को पसंद नहीं करती थी, मगर आर्यन और पिंकी का स्वभाव काफी मिलता जुलता था, इसलिए आर्यन के साथ रहना पिंकी को ज्यादा अच्छा लगता था। अपनी सॉफ्ट आवाज में पिंकी ने रिया से पूछा, क्या मैं भी आ सकती हूँ? पिछले कई सालों से नताशा ने पिंकी के दिमाग में हमेशा से यह बात डाल दी थी कि वह बहुत ही कमजोर बच्ची है और उसे किसी भी आउटडोर स्पोर्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। रिया ने मुस्कुराते हुए पिंकी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ऑफ कोर्स तुम आ सकती हो, तुम्हें आना ही चाहिए। अपनी नजरें झुकाकर पिंकी ने कहा, मगर मैं कमजोर हूँ, मैं वहाँ क्या करूँगी? रिया ने पिंकी को समझाते हुए कहा, कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर वह लोग हैं जो तुम्हें कमजोर समझते हैं। रिया के मुंह से यह बात निकलते ही अचानक ही नन्ही सी पिंकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अभिषेक जो काफी वक्त से रिया को साइड में खड़ा देख रहा था, उसने आगे आकर चुपके से रिया से कहा, मैं भी जाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे ले चलोगी? अभिषेक पहले हमेशा रिया के साथ खेलता, उसके साथ बातें करता, मस्ती करता, मगर पिछले कई दिनों से जब आर्यन रिया बनकर स्कूल आने लगा था, अभिषेक की दोस्ती रिया से कुछ कम हो गई थी। आर्यन हमेशा ही अकेला रहना पसंद करता था, इसलिए जब भी अभिषेक रिया के साथ बात करना चाहता या उसके साथ खेलना चाहता तो आर्यन उसे टाल देता। अभिषेक को पिछले कई दिनों से ऐसा लगने लगा था
जैसे रिया जानबूझकर उसे अवॉइड कर रही थी। अभिषेक ने रिया से पूछ तो लिया था, मगर वह जानता था कि रिया का जवाब ना ही होगा। जब कुछ देर तक रिया ने कोई जवाब नहीं दिया तो अभिषेक ने अपनी नजरें नीचे कर ली और वह वापस अपनी जगह पर जाने लगा। तभी पीछे से नन्ही सी रिया ने अभिषेक का हाथ पकड़कर उससे कहा, क्या हुआ, तुम क्यों जा रहे हो? और यह क्या, तुमने अपनी जगह भी बदल ली है? तुम मेरे साथ अब बैठना नहीं चाहते हो? फिर से रिया की वही पुरानी आवाज और बात करने का तरीका सुनकर अभिषेक की आंखों में चमक आ गई। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए रिया से कहा, ऑफ कोर्स आई वांट टू सिट विद यू। क्या तुम मुझे बैठने दोगे? रिया ने अभिषेक की पीठ थपथपाते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बैठने दूंगी और तुम मेरे साथ बलवीर सर की मार्शल आर्ट एकेडमी में भी आ सकते हो। आफ्टर लो तुम हमारे क्लास के सबसे हैंडसम लड़के हो। बलवीर दादू को तुम जरूर पसंद आओगे। जब सारे बच्चे यह सारी बातें सुनकर हंसने लगे तब एक बेंच पर जोर से अपना हाथ पटकते हुए अर्जुन ने कहा, बस करो ये खीखी खूखू। रिया तुम बहुत बदमाश लड़की हो, मुझे पता है तुम इस बार जरूर झूठ बोल रही हो। अरे ऐसे ही अपने किसी बलवीर नाम के रिलेटिव को फोन लगा दिया हो। क्या गारंटी है कि यह वही बलवीर सर है जो ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट एकेडमी के ओनर है? अर्जुन की इस बात पर रिया ने अपना नन्हा सा हाथ जोर से बेंच पर पटका और कहा, मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारे मान लेने से सच झूठ नहीं हो जाएगा और झूठ सच नहीं हो जाएगा। जब मैं छोटी थी और बदमाशी करके मम्मा के पास अपनी कोई बात मनवाने के लिए तुम्हारी तरह ऐसे ही जब नाटक करती थी तब मम्मा मुझे यही कहती थी। रिया ने जब ये बात अर्जुन से बताई तो सारे क्लास के बच्चे एक साथ हंस पड़े। अर्जुन का गुस्सा हर सेकंड के साथ बढ़ने लगा था। अर्जुन ने जोर से अपने दोनों हाथ की मुठ्ठियां कसी और चिल्लाकर रिया से कहा, हाउ डे यू, तुमने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया? रिया ने हंसते हुए अर्जुन की बात का जवाब दिया, मैंने अभी भी तुम्हें समझाया है, हर चीज को सोचने का तुम्हारा अपना नजरिया है। जिस चीज में लोगों को सीख मिलती है तुम्हें उसमें मजाक दिखाई देता है। शायद तुम्हारा दिमाग बाकी बच्चों के दिमाग से उल्टा ही चलता है। रिया की यह बात सुनकर क्लास के बाकी बच्चे अब और जोर से हंसने लगे। इससे पहले कि जब अर्जुन की मुलाकात रिया से हुई थी तब वह काफी शांत लग रही थी, मगर आज जो रिया अर्जुन के सामने खड़ी थी वह बहुत तेज दिमाग की थी। अर्जुन की हर बात का एक तेज और करारा जवाब था उसके पास, जो बाकी बच्चों के लिए काफी एरगेटिंग था। अर्जुन जो रिया से हाइट में 2 गुना था और उम्र में भी सीनियर था, उसके पास रिया की स्टेप और वेट बातों का कोई जवाब नहीं था। अपने पाँव पटकते हुए अर्जुन क्लास में हंसते हुए बच्चों के बीच से निकलकर बाहर चला गया। बाहर जाते ही अर्जुन ने अपना फोन निकालकर अपने पापा को फोन लगा दिया। रघुवीर शेखावत ने फोन उठाते ही अर्जुन से कहा, क्या हुआ बेटा, स्कूल टाइम में तुमने मुझे कॉल लगाया? रोते हुए अर्जुन ने अपने पापा से कंप्लेंट करते हुए कहा, डैड रिया ने कहा है कि बलवीर सर उसके बहुत ही करीब के रिलेटिव है, क्या यह बात सच है? अपने बेटे की इस बात को नकारते हुए रघुवीर शेखावत ने कहा, हो ही नहीं सकता बेटा, अगर उस लड़की का बाप रोहित मारवा है तो यह बात पॉसिबल ही नहीं है। रोहित मारवा बलवीर सर के दुश्मन सुखबीर का स्टूडेंट है और सब जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट एकेडमी और सुखबीर की एकेडमी के बीच कितनी बड़ी दुश्मनी है। क्लोज होना तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं लगता कि बलवीर सर रोहित मारवा का चेहरा भी देखना पसंद करते हैं। अपने पापा की बात सुनकर अर्जुन को राहत महसूस होने लगी। अपने गालों से आंसू पोंछते हुए अर्जुन ने अपने पापा से पूछा, डैड मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बलवीर सर की मार्शल आर्ट एकेडमी में जाना चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद रघुवीर शेखावत ने अपने बेटे से कहा, ठीक है, मगर 5 से ज्यादा दोस्त मत ले जाना। बलवीर सर की एकेडमी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम सिर्फ अपने खास 5 दोस्तों को ही ले जाना। यह बात सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपने पापा से कहा, आई लव यू डैडी, आप बहुत अच्छे हो। यह कहते हुए अर्जुन ने फोन काट दिया। अर्जुन दौड़कर फिर से रिया और क्लास में गया और जोर जोर से हंस रहे बच्चे को खामोश करते हुए अर्जुन ने कहा, इस बार तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। मेरे पापा ने कहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम बलवीर सर को जानती हो। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस वीकेंड मैं भी अपने 5 दोस्तों को लेकर बलवीर सर की एकेडमी पहुंच रहा हूँ। अगर
तुम्हारी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो पहुंच जाना तुम भी अपने दोस्तों के साथ ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट एकेडमी में। अगर तुम नहीं आई तो तुम स्कूल में सबसे बड़ी लूजर कहलाओगी। अर्जुन के मुंह से अपने लिए लूजर शब्द सुनते ही रिया का हंसता हुआ चेहरा अचानक गुस्से में बदल गया। रिया अपने दोनों हाथों अपनी कमर पर रखकर अपनी आंखें छोटी करके गुस्से से सामने खड़े अर्जुन को देखने लगी। उधर मनोहरा हाउस में जब अनिका की आंख खुली तब उसने देखा कि उसके फोन पर कई मिस कॉल थे। अनिका ने देखा कि बलवीर सर का स्टूडेंट सूरज कब से उसे कॉल लगा रहा था। जब अनिका ने सूरज का कॉल उठाया तो हड़बड़ाती हुई आवाज में सूरज ने अनिका से कहा, दीदी आप कब आ रही है ब्रह्मपुत्र एकेडमी में? अनिका ने हैरान होकर सूरज से पूछा, क्यों, क्या हुआ? देखो बलवीर सर बूढ़े हो रहे हैं और तुम उसके आखिरी शागिर्द हो, इसीलिए अब ब्रह्मपुत्र एकेडमी की सारी जिम्मेदारियां तुम्हें ही उठानी है। यह बात मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ। तुम कुछ देर फोन पर खामोश रहने के बाद सूरज ने कहा, मगर दीदी मैं कैसे यह सब कुछ? सूरज की बात बीच में काटते हुए अनिका ने कहा, देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इससे पहले कि अनिका फोन काट देती सूरज ने कहा, वह बलवीर सर वाकई बहुत बूढ़े हो गए हैं। सुबह उठते ही खांसने लगते हैं। मुझे लगता है उनकी तबीयत बहुत जल्द बिगड़ने वाले है। सूरज की इस बात पर कुछ देर तक अनिका खामोश रही। फिर सूरज ने बात बदलते हुए अनिका से कहा, दीदी आज बलवीर सर के एक स्टूडेंट का फोन आया था। वह अपने बेटे को मार्शल आर्ट सिखाने यहाँ भेजना चाहते हैं। उसके बेटे ने कुछ दोस्त भी आएंगे। एकेडमी को कुछ पैसे मिल जाएंगे। अनिका ने फोन पर ऊंची आवाज करते हुए सूरज से कहा, मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि पैसों के लिए यह सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। एकेडमी को बच्चों की बेबी सेंटर नहीं बनानी है। कितने पैसे चाहिए मुझे कह दो, मैं तुम्हें दे दूंगी। हड़बड़ाती आवाज में सूरज ने अनिका से कहा, जी नहीं मैं समझ गया। फोन काटने से पहले अनिका ने सूरज से कहा, देखो सर को अगर सुबह उठते ही खांसी होती है तो मैं कुछ दवाइयाँ लिखकर भेजती हूँ तुम्हें। यह दवाइयाँ आयुर्वेद के काफी साल पुराने तरीकों से बनाई गई है। इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। रात को उन्हें खाने में मिलाकर उन्हें दे देना और 100 साल तक इसी तरह तुम्हारे सर पर खड़े रहकर तुम्हें इसी तरह कॉल करने को कहेंगे। यह कहते हुए अनिका ने फोन काट दिया। सूरज अनिका की बात सुनकर हैरान रह गया। उसे यह नहीं पता चल रहा था कि इतनी अच्छी एक्टिंग करने पर भी अनिका को कैसे पता चल गया था कि बलवीर ठीक उसके सामने खड़े होकर उससे यह सारी बातें करवा रहे थे। अनिका ने जो कुछ भी फोन पर अभी अभी कहा था वह सारी बातें सूरज ने बलवीर सर को बता दी। बलवीर सर अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए गुस्से से बोले, चाहे कुछ भी हो जाए यह आलसी लड़की एकेडमी की जिम्मेदारी अपने सर पर कभी नहीं लेगी। बलवीर सर की बात में हामी भरते हुए सूरज ने कहा, सर आपने बिल्कुल ठीक कहा। दीदी को कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारी एकेडमी में। यह कितनी गलत बात है। मुझे दीदी की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है। सूरज की यह बात सुनते ही बलवीर सर ने जोर से सूरज की पीठ पर चपेट लगाई और कहा, अपने सीनियर के बारे में ऐसे बात करते हैं? अरे भाई वह एक लड़की है। डिलीवरी के बाद उसके शरीर से काफी खून बह गया था, इसलिए उसे आम इंसान से ज्यादा नींद की जरूरत होती है। अगर वह दिन के 12 घंटे ना सोए तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है और इसीलिए वह जिम्मेदारियों से जरा दूर भागना चाहती है। इसका मतलब यह नहीं कि अनिका की नीयत पर शक करो और फिर तुम अपने आप को देखो। वह लड़की मेरे पास कुछ ही महीने रही मगर मार्शल आर्ट की वो टेक्निक्स मेरे पास सीख गई जो मेरा सबसे अच्छा शागिर्द भी नहीं सीख पाया। और तुम इतने साल से इस एकेडमी में जुतियां घिस रहे हो, फिर भी अभी तक बेसिक तकनीक पर भी तुम्हारी पकड़ मजबूत नहीं हुई। अब जाओ यहाँ से। जैसे ही सूरज अपनी गर्दन झुकाकर जाने लगा, बलवीर सर ने उसे पीछे से रोक लिया और कहा, अरे रुक जाओ, एक काम करो, रोहित मारवा को जरा फोन लगाओ। बलवीर सर पिछले कई दिनों से सूरज से कहकर रोहित मारवा से पूछने की कोशिश करते थे कि आखिर आर्यन कब अपनी ट्रेनिंग री ज्वाइन करेगा, मगर रोहित रोज कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता। पिछले कई दिनों से आर्यन मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए एकेडमी में नहीं आया था। सूरज ने बलवीर सर को पहले कभी भी
किसी स्टूडेंट के पीछे इस तरह पढ़ते हुए नहीं देखा था। काफी स्टूडेंट ऐसे होते थे जो पहले कुछ दिन बड़ी मेहनत और लगन से एकेडमी में ट्रेनिंग लेने के लिए रेगुलरली आते थे, मगर कुछ वक्त गुजरने के बाद वह ट्रेनिंग लेना छोड़ देते थे। सूरज ने सोचा था कि आर्यन के साथ कुछ ऐसा होगा, मगर हर दिन बलवीर सर सूरज को रोहित मारवा के घर पर फोन लगाकर पूछने को कहा करते थे कि आखिर आर्यन कब रिज्वाइन करेगा। सूरज ने रोहित मारवा को फोन लगाकर बड़े ही पोलाइटली पूछा, हेलो मिस्टर मारवा, मैं सूरज बोल रहा हूँ बलवीर सर की एकेडमी से। क्या मैं जान सकता हूँ कि आर्यन बाबा कब से एकेडमी ज्वाइन करेंगे? भले ही सूरज बलवीर सर का शागिर्द था और बलवीर सर के बाद एकेडमी का केयरटेकर था, मगर रोहित मारवा से बात करने में सूरज को बहुत झिझक होती थी। रोहित मारवा दिल्ली और देश का एक बहुत बड़ा नाम था। बलवीर सर की वजह से सूरज को रोहित मारवा से मिलने का मौका मिला था, मगर इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी जब भी बलवीर सर सूरज को कहते कि वो रोहित से बात करे तो सूरज के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते थे। और फिर अभी अनिका ने भी सूरज से कहा था कि कई माँ बाप बच्चों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के बहाने से एकेडमी को बेबी सेंटर हाउस बना देते हैं। रोहित के लिए सूरज के मन में ऐसे ही कुछ ख्याल चल रहे थे। तभी फोन पर सूरज को रोहित की आवाज सुनाई दी। रोहित ने कहा, मैं उसे जल्द भेजूंगा। रोहित की बात सुनते ही सूरज के मुंह से निकल गया, जी मैं समझ सकता हूँ सर, अगर आर्यन बाबा प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इससे पहले कि सूरज की बात पूरी होती, रोहित ने फोन पर कहा, मैंने कहा ना वह जल्द एकेडमी रिज्वाइन करेगा। यह कहते ही रोहित ने फोन काट दिया। रोहित की ऊंची आवाज सुनकर सूरज बहुत घबरा गया। उसने बलवीर सर की ओर देखकर कांपती हुई आवाज में कहा, आर्यन बाबा आज भी नहीं आने वाले हैं। बलवीर सर ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए कहा, यह लड़का भी सचमुच उसकी माँ पर गया लगता है, बिल्कुल आलसी, आए दिन बहाने बनाता रहता है। जरूर आज कोई नया बहाना दिया होगा उसने अपने पापा को, ताकि वह उसे जबरदस्ती ट्रेनिंग के लिए ना भेजे। जैसे ही बलवीर सर ने यह कहा, सूरज ने एक लंबी सांस भरते हुए बलवीर सर से कहा, जी वो मिस्टर मारवा ने कहा कि वह बहुत जल्द बाबा को यहाँ भेजेंगे। सूरज की बात सुनते ही बलवीर सर की आंखों में खुशी से चमक आ गई। मारवा खानदान के मेन हाउस में आर्यन सुबह सुबह जल्दी उठ गया था, मगर आज आर्यन ना तो पढ़ाई कर रहा था और ना ही उसकी मेंस ओलिपॉइंट एग्जाम की तैयारी कर रहा था। बस वह बेडरूम की बालकनी में यहाँ वहाँ घूम रहा था। वो मन ही मन कुछ सोच रहा था। दरअसल रात को भी आर्यन को ठीक से नींद नहीं आई थी। आर्यन बार बार अपने बेडरूम की सजावट को देखता था और फिर बालकनी में आकर कुछ सोचने लगता था। आर्यन का पूरा कमरा पिंक कलर से रिपेंट किया गया था। कमरे में स्टडी टेबल के ठीक बगल में एक ड्रेसिंग टेबल लगाया था, जिसमें पर्पल, पिंक, रेड और फ्लावर कलर के कांच लगाए गए थे। वो पूरा कमरा बेबी डॉल और अलग अलग सॉफ्ट टॉयज से भर गया था। जब आर्यन ने अपना वार्डरोब खोलकर देखा तो यह देखकर चौंक गया कि पूरा वार्डरोब लड़कियों जैसे ड्रेस से भरा हुआ था। पूरा वार्डरोब ढूंढने के बाद उसे बिल्कुल पीछे अपने कुछ पुराने कपड़े मिले। आर्यन ने सोचा कि अभी इन्हीं कपड़ों से कुछ दिनों तक काम चलाना पड़ेगा, फिर जब वह अपने डैड के साथ उनके प्राइवेट विला में जाएगा तो वहां उसके पुराने कपड़े उसे वापस मिल जाएंगे। मेन मारवा हाउस में सारे बच्चे एक रूम में बैठकर प्राइवेट टीचर के पास पढ़ा करते थे। मारवा खानदान का कोई भी बच्चा पब्लिक स्कूल नहीं जाता था, बल्कि देश और दुनिया के सबसे बेहतरीन टीचर्स मारवा हाउस में आकर उनके बच्चे को पढ़ाया करते थे। बंगले के चौथे माले पर एक क्लास बनवाया था, जिसमें मारवा खानदान के बच्चे को प्राइवेट टीचर आकर पढ़ाया करते थे। जब आर्यन तैयार होकर आज होम क्लास में पहुंचा, तब लड्डू अपने एक दूर के कजन के साथ बात कर रहा था। लड्डू की बात आर्यन के कानों पर पड़ी। लड्डू अपनी कजन से कह रहा था, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या आर्यन सचमुच नहीं जानता? लड्डू जिस बच्चे के साथ बात कर रहा था उस बच्चे ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ आई एम श्योर, मैंने पिछले हफ्ते ही देखा था। आर्यन एक सिंपल मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा था, बस पेन पकड़कर क्वेश्चन को घूरे जा रहा था। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ
कि आर्यन को मेंस के प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता। इस बात पर लड्डू हैरान हो गया। लड्डू ने हैरानी से अपने कजन से कहा, मगर ये कैसे हो सकता है? पिछले एग्जाम में तो हमेशा ही आर्यन को मेंस में फुल मार्क्स मिलते थे। उस बच्चे ने लड्डू की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, मगर यह तो पहले की बात थी। आजकल तो आर्यन सारा दिन मोबाइल में गेम खेलते रहता है। मेरे ख्याल से उसे गेम्स के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। और मेरी मम्मा कहती है आजकल की गेम्स बहुत इरिटेट कर देती है। अगर किसी भी बच्चे को इसकी लत लग जाए तो समझो उसका सारा ध्यान पढ़ाई पर से हट जाएगा और उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी। लड्डू को सारी बात अचानक ही समझ में आने लगी। लड्डू समझ रहा था कि क्योंकि आर्यन सारा दिन गेमिंग कर रहा था और उसमें काफी अच्छा भी हो गया था, इसलिए जानबूझकर उस दिन उसने लड्डू को गेम खेलने के लिए उकसाया, जिसकी वजह से उसके पापा और दादा को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ तक कि घर पहुंचने के बाद लड्डू के दादा पंकज मारवा ने लड्डू की अच्छी खासी पिटाई भी की थी। आज लड्डू आर्यन से उस पिटाई का बदला लेना चाहता था। जैसे ही आर्यन आकर अपनी बेंच पर बैठा, लड्डू ने अपने गोल मटोल चेहरे पर स्माइल लाकर बड़े ही प्यार से अपने छोटे भाई की तरफ देखा और कहा, मेरे नन्हे मुन्ने भाई आर्यन, तुम मेंस में बहुत अच्छे हो और देखो ना, मैं कब से यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ तुमने ऐसे प्रॉब्लम पहले भी सॉल्व किए हैं। जरा मेरी मदद कर दो। आर्यन ने जब लड्डू का दिया हुआ प्रॉब्लम देखा तब उसे पता चला कि यह प्रॉब्लम बहुत ही आसान था और ऐसा नहीं हो सकता था कि लड्डू की उम्र का लड़का इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए। आर्यन ने मन ही मन सोचा या तो लड्डू पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर था या फिर से आर्यन को फंसाने की कोई तकरीब लगा रहा था। जब आर्यन ने पेन पकड़कर कुछ देर यह सब कुछ सोचने लगा, तभी लड्डू के कजिन ने लड्डू को धीरे से कान में कहा, देखो, मैंने कहा था ना, इसी तरह बस पेन पकड़कर मैथमेटिकल्स के सिंपल प्रॉब्लम को देखता रहता है मगर सोल्व नहीं कर पाता। मेरे मम्मी पापा ठीक कहते हैं कि बच्चों को एक बार अगर गेमिंग की आदत लग गई तो वह बच्चा पढ़ाई में कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कुछ ही देर में उसका ध्यान पढ़ाई से बिल्कुल हट जाता है। तभी वहाँ क्लास में टीचर आई और उसने मंथली टेस्ट पेपर सारे बच्चे को डेस्क पर रख दिए। कुछ देर में एग्जाम टाइम शुरू हुआ। आधे घंटे बाद जब टीचर ने सारे बच्चे से कहा कि अब वह लिखना बंद करे और अपनी अपनी वर्कशीट सबमिट कर दे, तो लड्डू ने सबसे पहले जाकर टीचर के हाथ में अपनी वर्कशीट थमा दी और आर्यन की बेंच के पास आकर बोला, क्यों गेमर, इस बार कैसी रही तुम्हारी एग्जाम? मुझे नहीं लगता कि हर बार की तरह इस बार तुम्हें एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। गेम में मुझे हराकर तुमने मेरे दादाजी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, मगर जब वह देखेंगे कि एग्जाम में मैंने तुमसे बेहतर परफॉर्मेंस किया है तो आई एम श्योर वह मुझे बहुत खुश होंगे। सारे बच्चे एक के बाद एक टीचर को अपनी वर्कशीट सबमिट करके क्लासरूम से बाहर जाने लगे। जब टीचर ने आर्यन की वर्कशीट आर्यन के पास से ली तब अचानक ही क्लास के अंदर चिराग मेहता आया और आर्यन से कहने लगा, चलो आज तुम्हें बलवीर सर की एकेडमी में जाना है। आर्यन चुपचाप चिराग मेहता के पीछे क्लासरूम से बाहर चला गया। मारवा हाउस के बाहर रोहित अपनी बड़ी काली गाड़ी में बैठकर कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। चिराग मेहता को कार का दरवाजा खोला और आर्यन ने अपने दोनों हाथों से कार को पकड़ लिया और एक लंबा सा स्टेप लेकर कार के अंदर ठीक रोहित के बगल में बैठ गया। आज चिराग मेहता रोहित का बर्ताव देखकर हैरान था। पिछले कई दिनों से जब भी चिराग मेहता आर्यन के लिए कार का दरवाजा खोलता तो रोहित पहले कार से उतरकर आर्यन को अपने हाथों में ले लेता और फिर उसे बड़े ही प्यार से कार की सीट पर बैठा था। मगर आज जब चिराग ने आर्यन के लिए दरवाजा खोला तो रोहित ने अपना ध्यान अपने डॉक्यूमेंट से हटाया भी नहीं और आर्यन को खुद ही कार के अंदर चढ़ना पड़ा। चाहे चिराग के लिए रोहित का बर्ताव आर्यन की तरफ बदल गया था, मगर आर्यन इस बात से बिल्कुल अनजान था कि रोहित रिया को पिछले कई दिनों किस तरह ट्रीट करता था। इस तरह से खुद ही कार में चढ़ना आर्यन के लिए नॉर्मल बात थी। जैसे ही ड्राइवर ने कार को स्टार्ट किया और
टीचर जिसके अभी अभी बच्चों की वर्कशीट कलेक्ट की थी वह बाहर निकले। रोहित को कार में बैठा देखकर टीचर ने कार को रोक लिया। टीचर को इस तरह देखकर रोहित कार से बाहर उतरा। टीचर ने रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, मैं आपसे काफी दिनों से कह रही हूँ कि आर्यन अब पहले जैसा नहीं रहा, काफी बदल गया है। सारा दिन उसका ध्यान मोबाइल गेम्स में लगा रहता है। मैंने आपसे कहा था कि नीड स्पेशल अटेंशन। इससे पहले कि टीचर ने रोहित को आर्यन की कंप्लेंट की, दरअसल वह कंप्लेंट रिया के लिए थी। रिया क्लासरूम में बैठकर भी ज्यादातर अपना ध्यान मोबाइल गेमिंग में रखती थी। पढ़ाई में रिया अच्छी थी मगर उसका ध्यान हमेशा भटका हुआ रहता था। और यह बात जब टीचर ने रोहित को बताई तब रोहित ने टीचर से कहा कि अभी आर्यन बच्चा है, उसकी उम्र खेलकूद की है, उसे वही करने दीजिए जो वह करना चाहता है। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि वह रिया को चाह कर भी कभी बांध नहीं सकता था। ऐसा नहीं था कि रोहित को रिया से ज्यादा प्यार था और आर्यन से कम, मगर रोहित जानता था कि रिया एक आजाद नदी की तरह थी जिसे बांधना अच्छा नहीं होता। टीचर की बातों का जवाब देते हुए रोहित ने कहा, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आर्यन अब ऐसा नहीं करेगा। इनफैक्ट अब वह पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देगा। टीचर ने रोहित से कहा, अगर आज की ही बात ले ले, जो मैथ्स में प्रॉब्लम मैंने बच्चों को सॉल्व करने के लिए थोड़ी डिफिकल्ट दी थी, मगर सारे बच्चे ने अच्छे से पूरा किया पेपर, मगर आर्यन ने तो सिर्फ 15 मिनट बाद गिविंग अप कर दिया। आई एम श्योर इस टेस्ट में पास नहीं हो पाएगा आर्यन। टीचर के मुंह से यह बात दरवाजे के पीछे खड़े लड्डू ने सुन रहा था। लड्डू के चेहरे पर चमक आ गई। टीचर की बात सुनकर रोहित ने एक बार अंदर बैठे आर्यन को देखा। आर्यन कार के अंदर से टीचर और रोहित के बीच चल रही बातों को नहीं सुन पा रहा था, मगर बड़ी बड़ी आंखों से आर्यन हैरान होकर टीचर और अपने डैड को देख रहा था। रोहित ने टीचर से कहा, ठीक है, एक काम कीजिए, आप ड्राइवर के बगल वाले सीट पर बैठ जाइए और आर्यन का टेस्ट पेपर यहीं पर चेक कर लीजिए और मुझे बताइए उसके प्रोसेस के बारे में। यह कहते हुए रोहित अपनी कार में पीछे आर्यन के साथ बैठ गया और टीचर ड्राइवर के बगल वाले सीट पर बैठकर आर्यन का पेपर चेक करने लगी। लगभग 5 या 7 मिनट कार में पूरी तरह से खामोशी रही और उसके बाद टीचर ने मुंह से अचानक ही निकला, सुपर, अनबिलीवेबल। टीचर ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए आर्यन और रोहित से कहा, आर्यन को टेस्ट में फुल मार्क्स मिले हैं। 15 मिनट के अंदर उसने ऑप्शन के साथ पूरा पेपर सॉल्व किया था और उसके सभी जवाब राइट है। आई एम सॉरी मिस्टर मारवा, आप ठीक कहते थे। बच्चों को जोर जबरदस्ती से कोई चीज करने पर मजबूर नहीं करना चाहिए, वरना उसका उस चीज के लिए इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आर्यन प्रूव करता है कि चाहे बाकी बच्चों से वह कम पढ़ाई करता है, मगर जितनी पढ़ाई करता है वह मन लगाकर करता है। यह कहते हुए टीचर कार से निकलकर ऑफिस में चली गई। टीचर के जाते ही रोहित की नजर नन्हे से लड्डू पर पड़ी। लड्डू कार के पीछे खड़ा खड़ा अंदर चल रही बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था, मगर लड्डू टीचर और रोहित की बातें सुन नहीं पाया था। रोहित ने बाहर निकलकर लड्डू से पूछा, क्या हुआ लड्डू, एनी प्रॉब्लम? जब लड्डू ने देखा कि रोहित मारवा ने उसे उसकी प्राइवेट बातें सुनने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया था, तो अचानक ही हंसते हंसते लड्डू ने कहा, नहीं नहीं रोहित अंकल, मैं तो यह सुनने की कोशिश कर रहा था कि कार का इंजन आगे की तरफ होता है यह कि पीछे की तरफ। वैसे रोहित अंकल, मुझे आपसे बात करनी थी। आर्यन मेरा भाई है और मुझे उसकी बहुत फिक्र है। क्या आपको पता है आज क्लास में क्या हुआ?